बागेर हाट के शारणखोला रेंज के अंतर्गत डुबला एक विशाल द्वीप है जो कई मील तक फैला हुआ है। समुद्र तट के किनारे सुंदरबन के ठीक बीचों बीच स्थित ये द्वीप एक तरफ से पशूर नदी और दूसरी तरफ से मरजत नदी से घिरा हुआ है, जो आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक के इन 4 महीनों में मुख्य रूप से छठगांव और अन्य इलाकों से हजारों हिंदू, मुस्लिम और मग समुदाय के मछुआरे डुबला द्वीप पर अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने आते थे। वे नदी के मुहाने और समुद्र में मछली पकड़ते थे और द्वीप पर ही मछलियों को सुखाते थे। ताज़ी मछलियों से भरी कई बोट्स और मैकेनिकल ट्रॉलर सीधे छठगांव और कॉक्स बाजार भेजे जाते थे। लोटिया, छुरी, रूपचंदा, बाइन, जाबा, भेटकी, चिंगड़ी, लक्का और अन्य कई प्रकार की मछलियां पकड़ी जाती थी। मछुआरे शार्क मछली को भी पकड़कर उसको सुखाते थे। फाल्गुन के महीने आते ही हवा का रुख बदल जाता था और समुद्र फिर से अशांत हो उठता था। मछुआरे तब अपने जाल समेटकर अपनी बड़ी बोट्स में सूखी मछलियों को लाद कर वापस चले जाते थे। उसके बाद महीने के अंत तक डुबला द्वीप पूरी तरह से सुनसान पड़ा रहता था। अगली कार्तिक पूर्णिमा के दौरान जब मॉनसून विंड्स बहने लगती थी तो समुद्र फिर से शांत हो जाता था और हजारों मछुआरे एक बार फिर डुबला द्वीप पर आकर गोलपाटा पेड़ की पत्तियों से छप्पर वाले घर बनाते थे और बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने की तैयारी करते थे। सभी लोग बड़े बड़े मटकों में मीठा पानी भरकर लाते थे। सिर्फ मछुआरे ही नहीं बल्कि मांझी यानी नाविक, जंगल में शहद इकट्ठा करने वाले और लक्कड़हारे जो साल भर सैकड़ों मील फैले सुंदरबन में काम करते हैं, वे सभी पीने का पानी अपने साथ लेकर आते थे। क्योंकि सुंदरबन की सभी नदियों का पानी खारा है जो पीने लायक नहीं होता। बेहद जरूरत पड़ने पर टापू को खोदकर थोड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है, लेकिन कोई भी उसके लिए समय बर्बाद नहीं करता और ना ही वह पर्याप्त होता है। डुबला द्वीप के मछुआरों के काम की निगरानी और उनसे निर्धारित कर टैक्स वसूलने के लिए वन विभाग वहां 4 महीने का अस्थायी दफ्तर बनाता था। यह दफ्तर एक बड़ी तैरती हुई नाव यानी हाउस बोट में होता था, जहां एक अधिकारी और अन्य कर्मचारी रहते थे। सुंदरबन के इस द्वीप के इलाकों में फोटा हिरन यानी चीतल सबसे अधिक देखे जाते हैं। सुबह सवेरे और शाम के समय जब सैकड़ों सुंदर हिरन एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उस दृश्य का कोई मुकाबला नहीं होता। वहीं सुंदरबन के प्रसिद्ध अजगर सांप भी इसी द्वीप क्षेत्र में अधिक रहते हैं। ये विशालकाय सांप 40 से 60 किलो तक वजनी होते हैं और चूहों, खरगोशों, छोटे सूअरों या हिरण के बच्चों को पूरा निगल जाते हैं। मौका मिलने पर ये इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। नदी और समुद्र में 2 बड़े खतरे हैं। केमिट यानी स्टिंगरे, एक वेशीली मछली जिसके डंक से तेज दर्द होता है, और खारे पानी के मगरमच्छ। कोई नहाते समय या किसी काम से पानी में उतरता है तो उसे अचानक पैर में तेज चुभन महसूस होती है और वह उस पैर पर भार नहीं डाल पाता। अगर हाथ में चुभन हो तो हाथ में ताकत नहीं रहती। हर साल पूरे सुंदरबन इलाके में कई लोग केमिट के दांतों से हाथ पैर गंवा देते हैं। मगरमच्छ के पेट में भी 5-10 लोग चले जाते हैं। मगरमच्छ केमिट की तरह सिर्फ हाथ पैर नहीं काटता, बल्कि पानी से पूरे शरीर को 2 बार मजबूती से पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बाघ एक दिन में एक ही शिकार करता है, लेकिन मगरमच्छ अगले दिन के लिए कुछ नहीं छोड़ता। सुंदरबन के सभी मगरमच्छ इंसानों को खा जाते हैं, लेकिन न सिर्फ द्वीप के इलाकों में बल्कि पूरे सुंदरबन क्षेत्र में मछुआरों का सबसे बड़ा दुश्मन बाघ है। क्योंकि सावधानी बरतने पर वे स्टिंगरे मगरमच्छ से बच सकते हैं, लेकिन बाघ से नहीं। बाघ जंगल में रहता है और जंगल के हर कोने में उसका आतंक है। उसके चुंगल से बचने का कोई रास्ता नहीं। डुबला द्वीप और सुंदरबन के अन्य द्वीप वास्तव में छोटे छोटे डेल्टाई द्वीप हैं।
ये सभी घने जंगलों से ढके हुए हैं। जंगल कहीं इतने गहरे हैं कि वहां जाया नहीं जा सकता, तो कहीं कहीं थोड़े खुले भी। सन 1951 के सितंबर महीने के अंत में जब इस द्वीप पर एक मानव भक्षी बाघ का आतंक छाया, तब यहां कम से कम 2000 हिंदू मुस्लिम मग समुदाय के मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। उन बेचारों के पास बाघ से बचाव का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह राक्षस एक के बाद एक मछुआरों को उठाकर ले जाने लगा। वन अधिकारियों और शिकारियों ने कोशिश की, लेकिन धूर्त बाघ का खौफ उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता था। आदमखोर बनते ही बाघ की चालाकी कई गुना बढ़ जाती है। कुछ दूरी पर मछुआरों की बस्तियां और चारों तरफ जंगल था, फिर भी असहाय मछुआरों के बीच दहशत फैल गई थी। शिकारियों की निगरानी और तलाशी के बावजूद वह बाघ दुबला द्वीप पर सिर्फ एक महीने के भीतर 13 मछुआरों को पकड़कर खा गया था। मैं उनमें से 2-3 घटनाओं के बारे में बात करना चाहूंगा। 10-15 हाथ की दूरी पर 4 मछुआरे डोंगी से सुंदरी वृक्ष के पौधे काट रहे थे। वे अपने झोपड़ियों से लगभग 100 हाथ दूर थे और सुबह के 8 बज रहे थे। अचानक बाघ दहाड़ता हुआ एक व्यक्ति पर कूदा, उसके सिर को जबड़े में दबोचकर उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा। बाकी मछुआरे पहले तो जमीन पर लेट गए थे, लेकिन जब अपनी आंखों के सामने उन्होंने बाघ को उस आदमी को ले जाते हुए देखा, तो थोड़ी देर बाद हिम्मत जुटाकर वे चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में लाठी और डंडे लेकर और लोग वहां पहुंच गए। सब मिलकर शोर करते हुए जंगल में आगे बढ़े। लगभग 200 हाथ दूर एक झाड़ी के पीछे से उस बेचारे का शव बरामद किया गया। वह एक हिंदू था। द्वीप के जो मछुआरे बाघ का शिकार बनते हैं, उनमें से ज्यादातर सुंदरी वृक्ष की लकड़ी काटते समय मारे जाते हैं। उस घटना के ठीक अगले दिन 2 मछुआरे सुंदरी के पेड़ की डालियों से छाल निकालने के लिए मुगडर, जो एक लकड़ी का हथौड़ा होता है, उससे पीट पीट कर उन्हें ढीला कर रहे थे। ये जगह उनकी झोपड़ी से ज्यादा दूर नहीं थी। जंगल में एक नहर के किनारे वे अपेक्षाकृत खुले इलाके में आमने सामने बैठे थे। अचानक पीछे से आए बाघ ने एक को दबोच लिया। उसने मछुआरे की गर्दन और सिर पर काटकर 2 झटके दिए और दूसरे मछुआरे की आंखों के सामने ही उसे अधमरा कर जंगल में घसीटते हुए ले गया। दूसरा व्यक्ति जब होश में आया तो वह भागा, लेकिन झोपड़ी वापस पहुंचकर ही चीख निकाल सका और उसने सबको उस भयानक घटना के बारे में बताया। 20-25 लोग शोर मचाते हुए लाश को जंगल से निकालने निकले, लेकिन शाम ढल चुकी थी और जंगल में ज्यादा दूर जाना संभव नहीं था। अगली सुबह 50-60 लोग कुल्हाड़ी और लाठियां लेकर निकल पड़े। बाघ के पंजों और खून के निशान पार करते हुए 1.25 किलोमीटर भीतर जाते ही उन्हें बाघ की दबी हुई गुर्राने की आवाज सुनाई दी। उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत वहीं टूट गई। इस बार बाघ ने एक मुसलमान को अपना शिकार बनाया था। रात में खाना खाकर एक मछुआरा अपने रिश्तेदार से मिलने पीछे वाली झोपड़ी में गया था। दिन भर मछली पकड़ने, सुखाने और जाल बनाने में व्यस्त रहने के बाद रात को ही सामाजिक मेलझोल का समय इन्हें मिलता था, लेकिन वह आदमी कभी वापस नहीं लौटा। घर वालों को शक हुआ। आखिर 8 दिनों में 8 लोग बाघ द्वारा मारे जा चुके थे। सुबह कुछ लोगों ने खून और पंजों के निशान देखे। चीखते हुए सभी इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि निहत्थे जंगल में जाना अब आत्महत्या का काम होगा। द्वीप की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। मछुआरों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और न ही उस मानवभक्षी बाघ से लड़ने की ताकत थी। बोट पर तैनात शिकारियों ने पूरी कोशिश की, पर प्राणों का अंत रोकना असंभव हो गया था। हालत दिन ब दिन बिगड़ती देखकर वन अधिकारियों ने स्थानीय शिकारियों पर भरोसा छोड़ दिया और खुद मेरे गांव सोरा आ पहुंचे। डुबला एक सुंदर इलाका था। हजारों मछुआरों की मजबूरी, उस धूर्त बाघ का आतंक और मौतों की कहानियां सुनकर मैं स्थिर नहीं रह सका। उस समय मैं वन विभाग में नौकरी नहीं करता था, बल्कि एक पेशेवर बाघ शिकारी के रूप में काम करता था। खबरों को सुनते ही मैं बिना किसी साथी के अपनी पत्नी और मां की चेतावनियों को अनसुना करके डुबला के लिए रवाना हो गया। मेरी मां, जो स्वयं मेहर गाजी की पत्नी थी, ने मुझे जाने से मना किया था।
लेकिन मैं फिर भी वहां गया, और वहां जो दहलाने वाला अनुभव हुआ वह आज भी मेरे मन में कौंधता है। सुबह 7 बजे हम डुबला पहुंचे। द्वीप के अस्थायी वन कार्यालय ने मुझे पूरा सहयोग दिया। मुझे एक बड़ी बोट, 3 बोटमैन और एक पहरेदार पर्याप्त भोजन के साथ दिए गए। साथ ही में मुझे बेल्जियम निर्मित डबल बैरल बंदूक दी गई। सुंदरबन के वन कार्यालयों में हमेशा हथियार रहते हैं। एक दिन पहले खबर मिली थी कि मानिक खाली में एक मछुआरे को बाघ उठा के ले गया था। हम तुरंत वहां के लिए रवाना हुए। हम रात 12 बजे मानिक खाली पहुंचे और सुबह बोट से घटनास्थल की तलाश शुरू की। मछुआरों ने बताया कि बाघ ने सुंदरी वृक्ष की लकड़ी काटते समय उस आदमी पर हमला किया था। 50-60 लोगों ने शोर मचाकर बाघ को भगाने की कोशिश की, पर वह गुर्राता रहा। उस आदमी का शव बरामद नहीं हो सका क्योंकि बाघ ने अपने शिकार को पूरा ही खा लिया था। एक आम बाघ इंसानों से डरता नहीं है और सामने आते ही तुरंत भाग जाता है, लेकिन जब वह आदमखोर बन जाता है तो उसका डर खत्म हो जाता है। वह 5-10 लोगों के बीच से किसी एक पर भी हमला कर देता है, यहां तक कि नाव में सो रहे मछुआरों को भी खींच लेता है। पर इस बाघ ने तो आधा खाया हुआ शव छोड़ने से भी इनकार कर दिया था। उसने उसे बचाने आए लोगों को अपनी गुर्राहट की आवाज से डराकर भगा दिया था। पिछले 1 महीने में इस बाघ ने हर 3 दिनों में एक इंसान को मार डाला था। 2 दिन पहले पकड़े गए शिकार को वह निश्चित ही खा चुका होगा और आज फिर भूखा ही निकलेगा। जो मछुआरे नदी या समुद्र में मछली पकड़ने गए थे वो सुरक्षित थे, लेकिन जो झोपड़ियों में मछलियां सुखा रहे थे या खुले में जालों में राल लगा रहे थे वे अब असुरक्षित थे। मैंने बंदूक की दोनों नलियों में कारतूस भरे, डोंगी को किनारे लगाया और झाड़ियों की ओर छलांग लगा दी। जंगल के किनारे पैर रखते ही बाघ ने अचानक हमला कर दिया। बाघ की गर्जना सुनने से पहले ही मैं अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया था। बाघ ठीक मेरे सामने गिरा और पिछले पैरों पर खड़ा होकर मुझ पर झपट्टा मारने लगा। मैंने बंदूक का निशाना उसके सीने पर साधा, पर गोली नहीं चली। बाघ ने अपना खुला हुआ मुंह मेरे सिर की ओर बढ़ाया। मैंने बंदूक की नली सीधे उसके गले में घुसा दी और ट्रिगर खींचा, पर 3 बार कोशिश करने पर भी गोली नहीं निकली। बाघ की लार मेरे चेहरे और शरीर पर छिटकने लगी, जो गर्म, बदबूदार और घिनौनी थी। उसकी ह ह की आवाज से मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मुझे लगा मेरा शरीर गायब हो गया था, सिर्फ आत्मा हड्डियों से चिपकी थी। फिर अचानक उसके झटके से मैं होश में आया और खाल की ओर भागा। मैंने खाल में छलांग लगाई और तैरकर दूसरे किनारे पहुंचा। पीछे मुड़कर जब मैंने देखा तो बाघ भी पानी में कूद चुका था। वह करता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। मैंने गीले कारतूस बदले, पर बेल्जियम बंदूक ने एक बार फिर मुझे धोखा दे दिया था। बाघ ने किनारे पर आकर मुझे घूरा, अपना मुंह बिचकाया और जंगल में लौट गया। मैं भागता हुआ बोट तक पहुंचा। वहां मेरे बोटमैन डर के मारे पहले ही भाग चुके थे और दूसरों को बता रहे थे कि बाघ ने साहब का सिर निगल लिया था। बेल्जियम बंदूक का कारतूस जाम हो गया था, शायद नमी या खराब रखरखाव के कारण। बाघ ने बड़ी चालाकी से ह ह की आवाज से मुझे स्तब्ध करना चाहा और अपनी लार से मेरा चेहरा और हाथ लिस-लिसे कर देना चाहता था ताकि मेरी पकड़ ढीली हो जाए। सुंदरबन का बाघ इंसान को नहीं मारता, वह पहले उसकी आत्मा को कुचल देता है। मुझे उस दिन ऐसा महसूस हुआ था। जैसे ही मैं बंदूक के लिए नाव के डेक पर चढ़ा, नाव हिल उठी और अंदर से चीखें सुनाई दी। बाबा को उसने खा लिया। मेरे लोग सोच रहे थे कि पचब्दी गाजी यानी मुझे खाकर अब बाघ उन्हें निकलने आ गया था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। मैंने लगातार 5 गिलास पानी पिया, पर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था, जैसे हड्डियों में बिजली दौड़ रही हो। मेरे लोगों की आंखों में मेरे लिए मौत की छवि थी। वे यकीन कर चुके थे कि मैं बाघ का शिकार बन गया था। उस रात मैं नाव के कोने में सिकुड़ कर बैठा रहा। हर छाया में मुझे बाघ दिखता,
हर फुसफुसाहट उसकी दहाड़ लगती। बंदूक की नाकामयाबी मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि गोली क्यों नहीं चली थी। सुबह जब होश संभाला तो मैंने दो बातें तय की। पहली कि मैंने इस बंदूक को बदलने का फैसला किया और इस कलंकित बेल्जियम की जगह ब्रिटिश .303 राइफल को इस्तेमाल करने का सोचा। और दूसरी बात, मैंने अपनी रणनीति बदली। अब मैं अकेले नहीं बल्कि 3 शिकारियों के साथ जाऊंगा। आदमखोर का शिकार अहंकार से नहीं, सामूहिक सूझबूझ से होता है। मैंने डुबला द्वीप के अस्थायी वन कार्यालय लौटकर उस निकम्मी बेल्जियम बंदूक को जमा कर दिया और बाघ का शिकार करने से साफ इनकार कर दिया। जब मैंने अपना खौफनाक अनुभव बताया तो रेंजर करीम साहब और सभी कर्मचारी डर और हैरानी से स्तब्ध रह गए थे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास दूसरी बंदूकें हैं और अगर आप चले गए तो ये हजारों मछुआरे उस मानवभक्षी का भोजन बनकर रह जाएंगे। हमने आप पर भरोसा करके आपको बुलाया था और अगर ये खबर फैली कि मशहूर मेहर गाजी के बेटे पजब्दी गाजी ने बाघ के सामने हार मान ली तो पूरे द्वीप में निराशा का सूनापन छा जाएगा। मेरा मनोबल टूट चुका था और मैंने उनसे कहा कि मैं घर जा रहा हूं। अगर शिकार करना ही है तो मैं अपने लोगों को लेकर वापस आऊंगा। उसी रात मैं मछुआरों की नावों से खुलना पहुंचा और फिर अपने गांव सोरा को। घर में 12 दिन मैंने अपनी मां, पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के बीच हंसी खुशी के पल बिताए। धीरे धीरे दिमागी सदमा कम हुआ, लेकिन फिर द्वीप के मछुआरों की वही चीखें मन में गूंजने लगी। हमारा खानदान शिकारियों का है। हमारे खून में ही खतरनाक आदमखोरों का सामना करने का गौरव है। मेरे चाचा इस्माइल गाजी बाघ का शिकार बने थे। चाहे बाघ कितना भी धूर्त हो, हम हार नहीं मानते। जहां मानव भक्षी होगा वहीं हमारा ठिकाना होगा। मेरे बाबा मेहर गाजी ने 50 से अधिक बाघ मारे, फिर भी एक के काटने से वे मरे। मेरे चाचा निजामुद्दीन गाजी का एक हाथ बाघ ले गया था। मैंने एक बार फिर से तैयारी की। इस बार मेरी मां और पत्नी ने मुझे रोका नहीं। मैंने अपने छोटे भाई हाशिम अली को साथ लिया और वन विभाग की बोट से फिर डुबला रवाना हुआ। अकेले बाघ का शिकार नहीं किया जाता है। विश्वसनीय साथी और हथियार जरूरी है। साथ ही परिवार की विरासत से मिली हिम्मत ने मुझे फिर से उठा दिया था। करीम साहब और वन विभाग के अन्य अधिकारियों की खुशी का ठिकाना ना रहा जब मैं वापस लौटा। उन्हें पहले से ही विश्वास था कि मैं इस बार मानव भक्षी को अंत तक खत्म कर दूंगा। मैंने अपने हथियार का चयन किया। मुझे कई बंदूकें पेश की गई, लेकिन मैंने फिर से एक बेल्जियम डबल बैरल बंदूक चुनी। इस बार मैंने पहले ही खाली फायर करके उसकी जांच कर ली थी। गोली चली थी। पिछली बार की तरह गलती दोहराई नहीं गई। स्थिति की गंभीरता से मुझे परिचित करवाया गया। मेरे गांव रहते 2 और मछुआरे बाघ का शिकार बन चुके थे। लोगों का हौसला टूट चुका था। अब वे शव भी नहीं उठा पा रहे थे। अन्य शिकारियों ने भी कोशिश की, पर बाघ ने किसी को गोली चलाने का मौका नहीं दिया। मैं, मेरा भाई हाशिम अली और एक स्थानीय शिकारी, तीनों ने 3 दिनों तक डोंगी से जंगल के हर कोने की छानबीन शुरू की। हमने नदी के किनारे पंजों और खून के निशानों को ढूंढना शुरू कर दिया था। करीम साहब ने मुझसे कहा कि यह बाघ अब तक के सबसे चालाक मानव भक्षियों में से एक था, पर आपके पिता का खून आपकी नसों में है। हाशिम अली ने हंसते हुए कहा, भैया इस बार बाघ की लार नहीं, उसका खून आपके हाथों में होगा। जंगल में चारे के रूप में हमने एक मरी हुई बकरी को खुले स्थान पर रखा ताकि बाघ को ललचाया जा सके, और ऊंचे पेड़ पर रात भर एक डाल पर बैठकर प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया। डुबला द्वीप के सभी मछुआरों को सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर कहीं बाघ दिखे या हमला करे तो तुरंत वन कार्यालय की बोट या मुझे सूचित किया जाए। 2 दिन और 1 रात बीत गई। ना कोई खबर मिली, ना ही हमें बाघ दिखा। मैं जानता था कि यह धूर्त आदमखोर किसी न किसी मछुआरे की लापरवाही का फायदा उठाएगा ही। तीसरे दिन सुबह 4 बजे हम तीनों, मैं, हाशिम और एक स्थानीय शिकारी, डोंगी से निकले। हम इस बार जंगल के उसी हिस्से में गए जहां हमले पहले हुए थे, सुंदरी के पेड़ों वाला इलाका। अचानक हमें आवाज सुनाई दी। एक मछुआरा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, साहब
बाघ ने रमजान मियाँ को घसीट लिया है। वे पशूर नदी के किनारे सुंदरी के पेड़ काट रहे थे। हम घटनास्थल पर पहुंचे और हमने जमीन पर खून के छींटे और बाघ के पंजों के गहरे निशान पाए। रमजान मियाँ की टूटी हुई कुल्हाड़ी वहां पड़ी थी, संघर्ष के सबूत के तौर पर। बाघ पानी के किनारे से शिकार को घसीट कर ले गया था ताकि कोई उसका पीछा ना कर सके। मैंने बंदूक में नए कारतूस भरे और हाशिम को संकेत दिया, इस बार बाघ का सिर निशाना होगा। तीसरे दिन हम वन विभाग की बोट से लगभग 2 मील दूर थे। मेरा भाई हाशिम और मेरा साला रात करीब 12 बजे तक जागते रहे, फिर छप्पर के नीचे सोने चले गए। मैंने तय किया कि मैं अपना आधा शरीर छप्पर के अंदर और आधा बाहर निकालकर सुबह तक जागता रहूंगा। ये माघ महीने की शुरुआत थी, लेकिन समुद्र के पास होने के कारण ज्यादा ठंड नहीं थी। पूर्णिमा से 3 दिन पहले का चांद था, इसलिए पूरी रात चांदनी रही। इतनी रोशनी में लगभग 60 फीट की दूरी तक हमें बाघ दिख जाता। फर्ज की नमाज तक मैंने जंगली सुअर की आवाज 2-3 बार सुनी। हिरणों की चीख भी मुझे सुनाई दी, पर कोई डरावनी आवाज नहीं सुनाई दी। हमें बाघ का कोई निशान नहीं मिला। आसमान सुबह की लाली से भरा हुआ था। मैंने हाशिम और अपने साले को जगाया। मैंने हाशिम को बंदूक पकड़ाई और खुद नमाज पढ़ी। फिर सिर्फ चाय पीकर फिर से डोंगी पर चढ़ गए। हमें आज भी अपनी खोज जारी रखनी थी। सुबह गरम भात खाकर हम नाव छोड़ने ही वाले थे कि तभी हमें एक डोंगी तेजी से हमारी ओर आते हुए दिखी। हमने अपनी नाव किनारे लगाई और उसका इंतजार किया। डोंगी में 3 मछुआरे थे। एक युवक मेरे सामने नहर के किनारे गिरकर चीखने लगा, मेरा भाई बाघ के मुंह में गया, मेरा भाई बाघ के मुंह में गया। वह दुख और सदमे में इतना बेकाबू था कि बस यही दोहराता रहा। उसके साथियों ने घटना बताई। हमारी नाव से आधा मील और डुबला बोट ऑफिस से 3 मील दूर 4 मछुआरे सुंदरी के पेड़ काट रहे थे। अचानक बाघ ने झाड़ियों से छलांग लगाकर एक पर हमला कर दिया। उसने उसका गला दबोचा और उसे जंगल में घसीटने लगा। बाघ का शिकार अभी जिंदा था। वह चीखता हुआ एक छोटे पेड़ से चिपक गया। बाघ ने उसे जोर से खींचा, पर वह पेड़ नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार पेड़ की छाल उखड़ गई और बाघ उसे ले गया। 2 नावों में हम घटनास्थल पर पहुंचे। वहां खून से सनी जमीन और उखड़े हुए पेड़ की छाल देखकर सबकी सांसें थम गई थी। चारों मछुआरे एक साथ थे, फिर भी बाघ ने बीच से ही अपने शिकार को उठा लिया था। आदमी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, पर बाघ की ताकत के आगे वह बेबस रहा। ये बाघ अब सिर्फ भूखा नहीं, बल्कि इंसानों से बदला लेने आता था। जहां बाघ ने पहले मछुआरे को पकड़ा था, वहां खून के छींटे थे। 10 कदम आगे जहां उसने काटकर फिर से उसे दबोचा था, वहां खून की एक चौड़ी लकीर बनी थी। जब उस बेचारे आदमी के मुंह से कैक की आवाज निकली और उसकी चीखें आना बंद हो गई, तो वहां जमीन लाल हो चुकी थी। हम 6 लोग बाघ के पंजों और खून की बूंदों को ट्रैक करते हुए आगे बढ़े। एक पेड़ से उसका कुर्ता फंसा हुआ मिला, जिसे शायद उसने जान बचाने की कोशिश में पकड़ा था। 50 कदम आगे जंगल के एक खुले हिस्से में वह पेट के बल गिरा हुआ था। उसका सिर एक तरफ झुका, आंखें खुली हुई जैसे किसी को घूर रही हो। बाघ ने उसके शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था। 3 दिन से भूखा होने के बावजूद बाघ ने अपना शिकार नहीं खाया था, पर कहीं छिपकर हमें ही देख रहा था। यह बाघ अब सिर्फ मारता नहीं था, बल्कि अपने शिकार के साथ खेलता था। वह जानता था कि हम उसके पीछे थे। हमने देखा बाघ के पंजे जंगल के गहरे हिस्से की ओर जा रहे थे। वह हमें अपने इलाके में ले जाना चाहता था, जहां वह जानता था कि हम कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने मृत मछुआरे के भाई को समझा बुझाकर शांत किया और उसे आधे घंटे के लिए रुकने को राजी किया। मुझे उम्मीद थी कि इसी आधे घंटे के भीतर बाघ वापस आता, क्योंकि वह बहुत भूखा था और जैसे ही उसे लगेगा कि इलाका शांत हो गया है, वह अपने शिकार को लेने लौट आएगा। मैंने एक विशाल बरगद के पेड़ का चुनाव किया और जमीन से 8-9 फुट ऊपर एक डाल पर बैठ गया। मैं ऊपर वाली डाल पर चढ़ गया, जबकि मेरा साला नीचे वाली डाल पर बैठ गया था। मेरा भाई हाशिम तीनों मछुआरों को लेकर जानबूझकर जोर जोर से बातें करते हुए नाव पर वापस चला गया।
ताकि बाघ को लगे कि सब चले गए हैं। बाघ ज्यादा दूर नहीं गया था, वह आसपास की झाड़ियों में छिपा था। भूख और शिकार की प्रवृत्ति उसे वापस खींच लाएगी। मैंने हाशिम से कहा, नाव से आधे घंटे बाद वापस आना। अगर हम ना हों तो वन कार्यालय से मदद लेना। मेरे साले ने मुझसे पूछा, अगर बाघ सीधे पेड़ पर चढ़ आए तो? मेरा जवाब यह था कि इसलिए मैंने बंदूक के दोनों बैरल भरे हैं, एक उसके मुंह के लिए और दूसरा उसके सीने के लिए। सुंदरबन में यह बरगद के पेड़ बाघों की पसंदीदा छुपने की जगह होती है। उस दिन हमने उसी का फायदा उठाया। मछुआरों के जाने का नाटक करके हमने बाघ को भ्रमित किया। शिकारी बनाम शिकारी का ये खेल अब अंतिम चरण में था और एक ही गोली अब सब कुछ तय करती। मृत मछुआरे का शव मेरे पेड़ की जड़ से 30 फीट पूर्व में पड़ा था। बाघ चाहे जिस दिशा से आता, अगर वह लाश के पास आता तो मेरा निशाना आसान होता, लेकिन अगर वह हमें पहले ही देख लेता तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। पर भूखा और गुस्सैल बाघ शायद सावधानी भूलकर अपने शिकार को लेने आएगा, ऐसा मैंने सोचा। हम सुबह 11 से 11:30 बजे तक पेड़ पर ही चढ़े रहे। दोपहर 1 बजे तक जंगल में सन्नाटा छा गया था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं हर पल सतर्क था। ऊपर बैठे मेरे साले ने बार बार हाथ हिलाकर संकेत दिया कि अभी तक उसे कुछ नहीं दिखा था। मेरी सांसें धीमी थीं और आंखें हर दिशा में घूम रही थीं। तभी अचानक पूर्व दक्षिण दिशा से लगभग 150 फीट दूर पत्तों की छड़ छड़ आवाज हमें आई। मेरे कानों ने तुरंत पहचान लिया कि बाघ वहां आ चुका था। वह धीरे धीरे चल रहा था, शायद हवा में हमारी गंध पहचान रहा था। मैंने बंदूक को कसकर पकड़ा। दोनों ट्रिगर्स पर मेरी उंगलियां तैयार थीं। मेरे साले ने पेड़ की छाल पर पैर से दबाव बढ़ाया। ये हमारा गुप्त संकेत था कि बाघ नजदीक था। अगले 5 मिनट मेरे शरीर के रोंगटे खड़े रह गए थे। मेरी हर सांस, हर धड़कन बाघ का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक वह आ गया। मृत मछुआरे के शव से 30 हाथ दूर एक घने झाड़ी से धीरे धीरे वह आदमखोर बाघ बाहर निकला। उसकी पीली आंखें सीधे लाश पर टिकी थीं और वह लार टपकाता हुआ उसी की ओर चला। वह घुटनों के बल चल रहा था, जैसे कोई चोर छिपकर आगे बढ़ता हो। उसने हमारी ओर देखा भी नहीं। शायद भूख ने उसकी सावधानी खा ली थी। मैंने बंदूक को कंधे से हटाया, निशाना उसकी गर्दन और कंधे के जोर पर साधा और अपनी सांस रोककर मैंने ट्रिगर दबाया। पहली गोली उसकी गर्दन में घुसी। बाघ हूं करके पीछे हटा। दूसरी गोली उसके कंधे पर जा लगी और वह गिरते हुए झाड़ियों में घुस गया। बाघ ने किसी और ध्यान न देते हुए फिर से अपने पूरे दबदबे के साथ मृत मछुआरे की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने जबड़े खोलकर मछुआरे की गर्दन को दबोचने के लिए मुंह ऊपर उठाया और ठीक उसी पल धाएं, मैंने उसके सीने के बीचों बीच गोली दाग दी। कमर पर लगी गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, जिससे बाघ का तुरंत अंत हो गया था। उसका शरीर ऐंठ गया था। उसने एक बार पूंछ हिलाई और फिर सदा के लिए शांत हो गया। वह इतना आत्मविश्वासी था कि उसने चारों ओर देखा तक नहीं। उसका मुंह खुला हुआ था, लार टपक रही थी और उसके नोकीले दांत चमक रहे थे। गोली सीधे उसके दिल को भेड़ती हुई निकली। मैंने पेड़ से अल्लाह अल्लाह की आवाज लगाई। दूर नाव से हाशिम अली ने जोर से अल्लाह अल्लाह कहकर हमें प्रत्युत्तर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर दिल गर्व से भरा हुआ था। मेरे साले ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बिना शब्दों के मुझे धन्यवाद कहा। सुंदरबन का यह आतंक अब इतिहास बन चुका था। एक नाव में बाघ का शव और दूसरी में मछुआरे की लाश लेकर हम दोपहर करीब 3 बजे डुबला द्वीप के अस्थायी वन कार्यालय पहुंचे। नाव को किनारे लगाने से पहले मैंने हवा में एक गोली दागी। यह हमारी सफलता का संकेत था। दुख और आतंक से ग्रस्त हजारों मछुआरे उस हवाई गोली की आवाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, 1 घंटे के भीतर ही लगभग 1000 मछुआरे वहां जमा हो गए और बाघ के शव को घेर लिया। कुछ लोग बाघ की लाश को लाते मारने लगे और कुछ ने आंसू बहाए, अपने खोए हुए परिवारजनों को याद करके। करीम साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा
कि आपने सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। हाशिम अली ने बाघ की पूंछ खींचकर दिखाई। लोग डर और राहत से एक साथ हंसे। उस दिन मछुआरों ने बाघ की खाल उतारने ही नहीं दी। वह चाहते थे कि सब अपनी आंखों से उस मानव भक्षी को देखें। इसलिए बाघ का शव पूरी रात बोट के सामने द्वीप पर ही पड़ा रहा। अगली सुबह सभी लोगों की मौजूदगी में बाघ की खाल उतारी गई। वह 10.5 फुट लंबा एक बूढ़ा नर बाघ था, जिसके सामने के 2 दांत टूटे हुए थे। यही कारण था कि वह इंसानों का शिकार करने लगा था, क्योंकि वह जंगली जानवरों को मारने में असमर्थ था। यह डुबला द्वीप का 16वां और अंतिम आदमखोर बाघ था। वन अधिकारियों ने उसकी खाल पर नंबर 16 लिखा, ताकि वो इतिहास में दर्ज रहे। मृत मछुआरे को द्वीप पर ही सम्मानपूर्वक दफनाया गया, सुंदरबन की परंपरा के अनुसार। उस दिन डुबला द्वीप में भय की जगह खुशी छा गई थी, पर हमें एक जान की कीमत चुकानी पड़ी थी। बाघ के शव को नमक डालकर संग्रहालय भेजा गया। मुझे वन विभाग की ओर से 500 रुपए का इनाम मिला और एक शाबाशी पत्र। सभी मछुआरों ने मीठे चावल और इलिश मछली का भोज बनाकर उस रात जश्न मनाया। तो दोस्तों, ये थी डुबला के आदमखोर बाघ की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं, चलता हूं सिर्फ और सिर्फ वापस आने के लिए। गुड नाइट फ्रेंड्स, लव you all, thank you for being such a wonderful audience. See you soon.